हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एमसीक्यूज का एक और पार्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्ल मार्क्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, कार्ल मार्क्स के लिए मूल वस्तु पदार्थ है। बी, विकास बाह्य विरोध से संचालित होता है। सी, उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निर्वाह करती है। या डी, पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन का बीज छिपाए है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर गैस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, विकास बाह्य विरोध से संचालित होता है। देखिए, कथन ए, सी और डी कार्ल मार्क्स के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये नहीं कहा है कि जो विकास है वो बाह्य विरोध से होता है। तो फिर क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम देते हुए बताते हैं कि जो विकास है वो आंतरिक विरोध से संचालित होता है, बाह्य विरोध से नहीं। और देखिए, ये जो विपरीतों की एकता और संघर्ष का जो नियम है, यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जन्म देता है, यही उसका मूल कारण है। देखिए, ये कार्ल मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको इसे अच्छी तरह से पढ़कर समझकर एग्जाम देने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट यानी संविधान में चक्रीय परिवर्तन संबंधित है, किससे संबंधित है? ए, प्लेटो, बी, मैकियावेली, सी, अरस्तु या डी, जॉन लॉक? इसका राइट आंसर है आंसर सी, अरस्तु। देखिए, अरस्तु का ये मानना था कि जिस तरह ऋतुएं बदलती रहती है, उसी तरह जो शासन होता है, शासन व्यवस्था जो होती है, उसमें भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। और ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, वो कहाँ से शुरू होती है? वो राजतंत्र से शुरू होती है और इसके बाद निरंकुश तंत्र आता है, फिर कुलीन तंत्र आता है, उसके बाद धनिक वर्ग तंत्र और उसके बाद प्रजातंत्र, और इस प्रजातंत्र के बाद फिर से राजतंत्र आ जाता है। यानी ये सब कुछ एक साइकिल की तरह, एक चक्र की तरह चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? ए, अधेयता, बी, अस्थाई, सी, विवेक पर आधारित या डी, निरंकुश? इसका राइट आंसर है आंसर बी, अस्थाई। देखिए, रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो अस्थाई नहीं है, वो स्थाई है, क्योंकि ये किसी भी तरह के जो इमोशंस होते हैं, आवेग होते हैं, या एक तरह की जो सनक होती है, उसका रिजल्ट नहीं होती है, बल्कि ये मानव की जन कल्याण, लोक कल्याणकारी इस तरह की प्रवृत्ति पर आधारित होती है और व्यक्तियों के विवेक पर आधारित होती है। इस कारण उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अदेयता, विवेक पर आधारित और निरंकुश रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेएस मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी, मतदाता के लिए शैक्षणिक व संपत्ति संबंधी योग्यताएं, सी, बहुल मतदान या डी, गुप्त मतदान? इसका राइट आंसर है आंसर डी, गुप्त मतदान। देखिए, जो मिल है वो कहते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन करवाए जाने चाहिए, और इसके साथ ही वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मूर्ख और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनके कंपैरिजन में आपको एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों को अधिक संख्या में मत देने का अधिकार देना चाहिए। और कहीं कहीं तो उन्होंने जो अधिक संपत्ति वाले लोग होते हैं, अधिक संपत्तिशील, अधिक धनवान लोगों को बहुल मतदान का भी अधिकार देने की बात की है।
और इसी के साथ वो मतदाता के लिए शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यताएं भी रखते हैं। उन्होंने बेंथम और जेम्स मिल यानी कि अपने फादर की तरह गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि मिल का कहना था कि जो मतदान होता है वो एक तरह से एक सोशल ड्यूटी है, तो उसका पालन करने के लिए गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि उन्होंने एक तरह से खुले मतदान का पूर्ण समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्कर ने टी.एच. ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा की कौन सी विशेषताएं बताई है? ए. सकारात्मक स्वतंत्रता, बी. नैतिक स्वतंत्रता, सी. निश्चयात्मक स्वतंत्रता, डी. अपूर्ण स्वतंत्रता। नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि ए एंड सी। बार्कर ने ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा की दो विशेषताएं बताई है। कौन सी? निश्चयात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब निश्चयात्मक स्वतंत्रता से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है कि अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देने वाली जो स्वतंत्रता होती है वो ही सच्ची स्वतंत्रता हो सकती है। और सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें और राज्य के कार्यों में कोई विरोध नहीं होता है, इसलिए राज्य के द्वारा जो व्यक्ति की भलाई के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो उचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगल के मानस पुत्र थे? ए. मुसोलिनी, बी. टिटस्के, सी. बिस्मार्क, डी. ड्रायसन। इसका राइट आंसर है आंसर ए, मुसोलिनी। मुसोलिनी को हीगल का मानस पुत्र कहा जाता है। और देखिए मुसोलिनी के साथ एक नाम और याद रखिएगा, हिटलर। हिटलर और मुसोलिनी दोनों हीगल के मानस पुत्र कहलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन्ना आरेंट मूलतः थी? ए. व्यक्तिवादी, बी. उदारवादी, सी. नव उदारवादी, या डी. समुदायवादी। इसका राइट आंसर है आंसर डी, समुदायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, जैसे सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी जॉन रॉल्स, या डी जॉन लॉक। देखिए स्टेटमेंट को वापस पढ़िए। आपको अगर स्टेटमेंट याद नहीं है तो भी आप उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है वो समझकर भी अपना आंसर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर सी, जॉन रॉल्स। देखिए जॉन रॉल्स के अनुसार जिस तरह से चिंतन का जो आधार है वो सत्य होता है, उसी तरह से सामाजिक जो संस्थाएं होती है उनका बेस क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। यानी कि अगर कोई संस्था न्यायपूर्ण नहीं है तो वो समाप्त हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने भौतिकवाद का दृष्टिकोण किससे लिया था? ए. फायरबाख, बी. डेविड रिकार्डो, सी. हीगल, या डी. एंगेल्स। इसका राइट आंसर है आंसर ए, यानी कि फायरबाख। देखिए जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द द्वंद्वात्मक, जो कि उन्होंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से लिया था, और भौतिकवाद का दृष्टिकोण उन्होंने फायरबाख से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद की योजना के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत किया था? ए. महिलाओं की मुक्ति तथा समान अधिकार, बी. श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति, सी. संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना, या डी. उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि स्टेटमेंट ए, बी और सी ये सभी तर्क प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद के पक्ष में प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विवर्धन का सिद्धांत किस चिंतक से संबंधित है? ए. ग्रामशी, बी. मैकियावेली, सी. जॉन लॉक या डी. जॉन रॉल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी. मैकियावेली। देखिए, जो मैकियावेली थे उन्होंने अपनी बुक प्रिंस और डिस्कोर्सेस दोनों में ही राज्य के क्षेत्र की विस्तार की आवश्यकता की व्याख्या की है और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया है कि एक राजा का परम कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करे, नहीं तो राज्य नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इतिहास की आदर्शवादी व्याख्या प्रस्तुत की है? ए. कार्ल मार्क्स, बी. ग्रामशी, सी. ग्रीन या डी. हीगल? इसका राइट आंसर है आंसर डी. हीगल। देखिए, हीगल ने ही इतिहास की आदर्शवादी व्याख्या प्रस्तुत की थी और इस सिद्धांत के अनुसार हीगल कहते हैं कि जो विचार होते हैं वही इतिहास के वास्तविक प्रेरक तत्व होते हैं, यानी कि इन्होंने विचारों को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और जो इतिहास का जो विकास होता है वो एक तरह से इन विचारों का ही विकास है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।